Good morning all students. Thank you for being here today. I am Rajni from HPS College मधेपुर मधुबन। ये मेरा पहला लाइव लेक्चर है। ये जो कोविड सिचुएशन है जो कि हम लंबे समय से देख रहे हैं, मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल ख़त्म हो गया, मई जून जुलाई भी ख़त्म हो जाएगा इन 2 और 3 डेज़, 3 to 4 डेज़ में। तो लेकिन हम लोगों ने मार्च से लेकर के सभी जो भी पार्ट 1 हो, सभी क्लासेस के जो शेड्यूल्ड हैं, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, सब्सिडरी के क्लासेस हो, सबके लिए हम लोगों ने जो है अपने HPS कॉलेज ग्रुप जो है हमारा, उसके वेबसाइट पर सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो हैं ई कंटेंट पड़े हुए हैं, जो कि हम लोग लगातार मार्च से ही डालते चले आ रहे हैं। और उसमें चूँकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे उसको देख भी रहे हैं, लेकिन पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके बोला कि जो नोट्स होते हैं वो चूँकि नया टॉपिक होता है, तुरंत आप पास आउट करके इंटर से आते हो, सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज होता है, सिलेबस वास्ट हो जाता है, तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जिसको नहीं पता होता है आपको उसके बारे में। तो हमने सोचा कि अब ये जो हमारा जो भी हमें ई कंटेंट दिए हुए हैं, उस ई कंटेंट से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स होगा वो हम लोग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर मैं दूंगी अब से। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है और जिसको कि मैंने, ये मेरा BA पार्ट 2 के स्पेशली बच्चों के लिए है जिनका कि चैप्टर नंबर 5 है स्टेटस ऑफ वुमेन। बेसिकली ये लेक्चर हमने स्टार्ट किया है वहीं से, लेकिन मैं सभी क्लासेस के बच्चों का लेक्चर इसी तरीके से वीडियो लेक्चर दूंगी, अपलोड करूंगी हमारे HPS ग्रुप के वेबसाइट पर। तो आप उस वेबसाइट पे जाइए और क्लिक करके हमारा लाइव जो है लेक्चर आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि इस लेक्चर के द्वारा आपको ये फील हो कि आप उसी HPS कॉलेज के क्लासरूम में बैठ करके और आप अपनी मैम से पढ़ रहे हैं। तो ये जो मेरा आज का टॉपिक है स्टेटस ऑफ वुमेन, जो चैप्टर 5 है आपका BA पार्ट 2 ऑनर्स सोशोलॉजी। इसमें बेसिकली हम इस पूरे लेक्चर में, ये कई पार्ट में ये लेक्चर अपलोड होगा। तो जो पहला पार्ट है उसमें हम जो है पढ़ेंगे स्टेटस, व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। ये दोनों ही बातों को हम यहाँ देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब वुमेन की बात होती है तो एक बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमको लेनी पड़ती है कि वुमेन को क्यों, वुमेन के बारे में हमको पढ़ा गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो हमको हमारा जो सिलेबस होता है उसमें जो भी टॉपिक होती है वो कहीं ना कहीं सोशोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते हम क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सोसाइटी में क्या अच्छा हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या बुरा हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, किसके साथ जस्टिस हो रही है, किसके साथ अनजस्टिस हो रही है, क्या सुधार हुआ है, क्या प्रोग्राम्स हुआ, ईच एंड एवरीथिंग जो भी सोसाइटी में हो रही है, उन सब चीज़ों के बारे में हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अब चूँकि वुमेन की स्टेटस का ये जो आपका चैप्टर है उसमें हमको क्या पढ़ना है, तो सिर्फ स्टेटस ऑफ वुमेन पढ़ने से पहले हमको और भी छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट शब्द एक हमेशा यूज़ होता है। आप हिंदी में इसको महिला सशक्तिकरण बोलते हैं। महिला सशक्तिकरण, क्या है ये महिला सशक्तिकरण? तो इस जो मेरा लेक्चर है उसमें हम महिला सशक्तिकरण क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है, वैदिक काल से लेके राइट नाउ तक स्टेटस ऑफ वुमेन कब ऊपर उठा है, कब नीचे उठा है, इसको भी देखेंगे। साथ ही जिसने प्रोग्राम्स बने हैं, लेजिस्लेशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ बनी हुई है, जो भी बातें कही गई हैं, जो भी हमारे पॉलिसीज़ बने गए हैं, मतलब वुमेन को एम्पावर करने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं या फिर कुछ भी उनके लिए शेड्यूल किया जाता है, उन सब का हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। साथ में ही जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट सिचुएशंस है या प्रेजेंट सिनेरियो है, कंटेम्प्रेरी सिनेरियो, उसमें वुमेन का क्या स्टेटस है, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही हम वुमेन्स मूवमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम अपना जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण क्या है।
तो अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो जनरली लोग इससे ये समझते हैं कि एक लड़की को आपने एजुकेट कर दिया, उसको जॉब दिला दिया, तो उसको विमेन एम्पावरमेंट वो हो गई, विमेन जो है वो पावरफुल हो गई। बट ऐसा नहीं है। एम्पावरमेंट क्या कहता है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट गिव्स अ पर्सन फ्रीडम in decision making. So women empowerment is a process which gives women power or authority to challenge some situations. It means कि अगर आप किसी महिला को सिर्फ एजुकेशन दे देते हैं या सिर्फ जॉब के लिए अलाउड करते हैं तो वो वुमेन एम्पावर्ड बिल्कुल भी नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट कब होगा? जब एक लड़की पढ़ती भी है, एक लड़की जॉब करती है, बिना पढ़े भी जॉब करती है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होता है इन द फैमिली, इधर इन द फादर्स फैमिली और आफ्टर मैरिज इन द हस्बैंड फैमिली, उस जगह जो डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी होता है, जब वो उसके पास चला जाता है तब वह एम्पावरमेंट कहलाता है। और चूँकि वो वुमेन है इसलिए वो वुमेन एम्पावरमेंट कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि एम्पावर का मतलब होता है कि कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जब सेल्फ डिसीज़न लेना शुरू कर देता है तब उसको कहते हैं कि वो एम्पावर है। तो जब महिला सेल्फ जो है कह सकते हैं कि डिसीज़न लेना शुरू कर देगी हर फील्ड में, तब एग्जाम्पल एक छोटा सा देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कोई जॉब किया, जॉब में मेरी सैलरी है, लेकिन वो सैलरी को मुझे कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, उसका डिसीज़न अगर मैं करती हूँ तो एम्पावरमेंट हुआ, और अगर कोई और करता है तो मतलब वुमेन एम्पावर अभी नहीं हुई है। तो इट मीन्स अ सिंपल डेफिनेशन इज दैट इट इज़ अ प्रोसेस दैट गिव्स अ पर्सन फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस विच गिव्स वुमेन पावर और अथॉरिटी टू चैलेंज सम सिचुएशंस। ठीक है, अब वुमेन एम्पावरमेंट तो हमें आई थिंक कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन के स्टेटस की बात करें, कुछ भी किसी भी घटना पे जब आप अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे तो जो उसका शुरुआती दौर है कि शुरुआत में वो कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, ये ज़रूरी है। तो हम अगर वुमेन के स्टेटस की बात करें तो हम बिना वैदिक काल में जाए हुए वुमेन एम्पावरमेंट को नहीं देख सकते हैं या स्टेटस ऑफ वुमेन को नहीं देख सकते कि कैसा माहौल था वैदिक पीरियड में। तो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड में वुमेन एंजॉयड इक्वल स्टेटस इन द फैमिली इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब वुमेन जो वैदिक पीरियड था उसमें जो वुमेन थी वो प्रत्येक स्फीयर जो होता है, चाहे वो पब्लिक स्फीयर हो या प्राइवेट स्फीयर हो। पब्लिक स्फीयर मतलब बाहर में और प्राइवेट स्फीयर मतलब घर में, ये दोनों ही जगहों पर जो वुमेन का स्टेटस था वो बिल्कुल मेल मेंबर के इक्विवेलेंट था। और इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो क्या है? गार्गी का, गोधा का, विश्वसरैया का। ये जो नाम है ये दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल्स, ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स थी उस वैदिक टाइम की। तो अगर हम देखेंगे तो इट मीन्स कि अगर हमको वैदिक काल में गार्गी, मैत्री, गोधा, विश्वसरैया, इन जैसे अगर बहुत नॉलेजेबल वुमेन का नाम अगर हमारे सामने आता है तो उसका मतलब है कि वैदिक पीरियड में वुमेन का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा रहा होगा, उसको अथॉरिटी रही होगी अपने सेल्फ डिसीजंस की। तो इट मीन्स कि इक्वलिटी मेंटेन रही होगी मेल और फीमेल दोनों के बीच में। लेकिन वैदिक पीरियड के बाद अगर हम मुग़ल पीरियड की बात करते हैं, अब हम मुग़ल पीरियड में आते हैं, तो मुग़ल पीरियड में क्या हुआ? मुग़ल पीरियड को बहुत सारे हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं वो कहते हैं कि मुग़ल एरा एज द डार्क एज ऑफ वुमेन। क्या बोलते हैं? मुग़ल एरा एज द डार्क एज ऑफ वुमेन। डार्क मतलब होता है एकदम अंधेरा, अंधेरे रूम में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी दिखता नहीं है, सब बंद होता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता है। तो मुग़ल पीरियड में वुमेन के ज़िंदगी में भी बिल्कुल एकदम अंधेरा हो गया। जो वुमेन का स्टेटस यहाँ था वो बिल्कुल स्लाइटली एकदम नीचे चला आया, क्योंकि
बहुत सारे मुगल्स का हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया में क्या हुआ, बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए, आक्रमण किए, यहाँ की जो विमेंस थी उनको जो है बंदी बनाया, उनको दासी बनाया, उनके साथ मिसबिहेव किया। इन सारी घटनाओं के कारण, और इतने सारे लोगों इन्वेडर्स हमारे यहाँ मुस्लिम्स आए कि इन सारी घटनाओं के कारण क्या हो गए, बहुत सारे सोशल्स एविल्स या प्रैक्टिसेस शुरू हो गई विमेंस के लिए, बहुत सारे। जैसे कि लोग डरते थे कि मेरे घर की लड़की है, कि इसके साथ कुछ घटना ना हो जाए, क्योंकि इन्वेडर्स आते थे हमारे यहाँ, जीत जाते थे तो लड़कियों को उठा करके अपने यहाँ लेके चले जाते थे, उनको दासी बनाते थे। तो उन डर से जल्दी क्या करते थे लोग कि बड़े बड़े राजाओं से कम ही उम्र में शादियाँ कर देना, एक से ज़्यादा शादियाँ कर देना। इसी के साथ साथ पर्दा प्रथा, सती प्रथा और भी बहुत सारे रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस जो थे, सोशल प्रैक्टिसेस, वो हमारे यहाँ शुरू हो गए। फिर इसलिए ये कहा गया है कि जो मुग़ल पीरियड था वो वुमेन के लिए बहुत डार्क फेज़ कहा जाता है या डार्क एरा कहा जाता है। इट मीन्स यहाँ पर कैसा माहौल था इस समय, वुमेन का स्टेटस कैसा हुआ, वुमेन का स्टेटस बहुत ही ख़राब होता चला गया। देवदासी प्रथा जैसे कुछ प्रैक्टिसेस शुरू हो गई वुमेन्स का, जहाँ पर टेम्पल्स में हुआ करती थी, और एक्सप्लॉइटेशन जो था वुमेन के लिए वो बहुत ज़्यादा हो गया। वुमेन काफ़ी जो है कह सकते हैं एक्सप्लॉइट होने लगी, क्योंकि जैसे राजपूत्स, अगर हम देखें राजस्थान की बात करें तो एमंग द राजपूत्स ऑफ राजस्थान द जौहर वॉज प्रैक्टिस्ड। आपने एक मूवी रिसेंट आई थी, उसमें आपने देखा था पद्मावत आई थिंक करके कोई मूवी आई थी, तो आप उसमें देखते हैं कि लास्ट में क्या होती है, वो राजस्थान के राजा का ही मूवी था ना, वो मुझे क्लिक नहीं कर रहा है क्या नाम था उनका, लेकिन अगर हम उनकी बात करें तो क्या था उसमें, क्या दिखाया था कि लास्ट में जब सारी फीमेल्स को ये फील होता है कि अब ये जो मुस्लिम इन्वेडर है अब वो हम लोगों को लेके चला जाएगा और वो इस राजमहल में जीत जाएगा, तो वो क्या करती है कि एक बहुत बड़ा जो है सब के सब एक रिचुअल्स की तरह जो है एक साथ एक अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और सब कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं, जिसको कि हम जौहर प्रथा कहते हैं, ठीक। और इस तरह की प्रथाएं शुरू हो गई। और इसी तरीके से सती प्रथा भी आपने सुना होगा कि जब किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता था तो उसको जो है उसी चिता के साथ जल जाना होता था, इसे सती प्रथा कहा जाता था। तो अब हम ये देख सकते हैं कि मुग़ल शासन काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी, बहुत एक्सप्लॉइटेशन था उनके साथ। उसके बाद हमारा आता है ब्रिटिश एरा। अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करें तो ब्रिटिश एरा जब इंडिया में आया तो वुमेन्स की जो स्टेटस थी उस समय बहुत ख़राब थी, तो उसमें लेकिन एक सुधार की इनिशिएशन स्टार्ट हुई, एक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ। जैसे कि इंग्लिश एजुकेशन हुआ, वुमेन की स्थिति बहुत ख़राब थी तो ब्रिटिशर्स ने उनके लिए एजुकेशन की बात कही, और उसी दौरान हमारे इंडिया में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स का जो है कह सकते हैं कि ओरिजिन हुआ, वो फ्रंट में आए और वुमेन्स के लिए उन्होंने क्या किया, फ़ाइट करना शुरू किया। जैसे बहुत ही रेपुटेटेड नाम हम लोगों का एक दो आता है जिसे आपको हमेशा याद भी रखना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, इसके अलावा महात्मा गांधी, विद्यानंद सरस्वती नाम था शायद, आई थिंक, मैं कोई नाम अगर भूल जाऊँ तो ये है नाम उनका, हाँ। और महात्मा गांधी भी है, और जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली वो भी थे, बहुत उन्होंने भी वुमेन्स के लिए बहुत काम किया था। तो इन जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने स्त्री सुरक्षा पे, स्त्री सुधार पे, उनकी सुरक्षा को लेकर के, और ये जितने सोशल प्रैक्टिसेस थे सोसाइटी में उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी इन लोगों ने आंदोलन भी चलाए थे। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की बात है कि जो वुमेन अपने लिए कभी फ्रंट में आगे नहीं आई। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वुमेन की स्टेटस को ठीक करने के लिए, उनके सोशल जो प्रैक्टिसेस थे, एविल प्रैक्टिसेस थे, उसको ख़त्म करने के लिए फ़ीमेल की जगह हमारे यहाँ सबसे पहले मेल मेंबर आगे आए। और राजा राम मोहन रॉय
और इसमें दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा हाथ था। इनकी ही देन थी कि जो चाइल्ड मैरिजेस थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट था और डाउरी प्रथा थी, ये सारी जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो, इनके लिए उन्होंने फ़ाइट किया और उसके लिए बहुत सारे कानून बनवाने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय इंडिया की कंडीशन जो है, इंडिया में की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, विमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थी। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुत सारे प्रोविज़न्स बनाए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उनके लिए बहुत सारे अलग से सेक्शंस बने जिसमें कि वुमेन्स को बहुत सारा पावर दिया गया, और साथ ही सेलेक्टिव एबॉर्शन एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हो, डावरी एंड ब्राइड बर्निंग की बात हो, डिस्पैरिटी इन एजुकेशन की बात हो, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, इनएडुकेट न्यूट्रिशन हो, इन सब चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की और अलग अलग तरीके के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इनको पावर विमेन को दिया गया। तो हम ये देखेंगे कि अगर ग्राफ देखा जाए तो वैदिक पीरियड में स्टेटस बहुत अच्छा था, बिल्कुल इक्विवेलेंट था, फिर लो हुआ और इंडिपेंडेंट के बाद काफ़ी इसमें सुधार हुए। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम स्टेटस पढ़ा वुमेन का। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से लेजिस्लेशन बने हुए थे वुमेन्स के स्टेटस में सुधार करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।